Okay, so from today we are going to start with fourth module. और फोर्थ मॉड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कीपिंग इन माइंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन नीट एग्जाम. हेवी वेटेज का ये मॉड्यूल है. सो इन मॉड्यूल 4 यू हैव अराउंड 6 चैप्टर्स. सबसे पहला जो उसमें है दैट इज इलास्टिसिटी. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. बहुत कम इसमें टॉपिक्स हैं. बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज है. गिन के 5-7 फॉर्मूला से ऊपर नहीं है. एंड इट इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वेटेज. तो यहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस मार्क्स. उसके बाद यू हैव सरफेस टेंशन. अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक. very less amount of formulas, very less number of concepts, right? So extremely simple. Then next is fluid mechanics. Fluid mechanics ये heavy dose है basically. इसमें भी number of topics are very less. Pascal's law. उसके बाद Pascal's law के बाद you have Newton's law of viscosity. Then you have Bernoulli's equation, Torsell's law, equation of continuity, so on so forth. थोड़े formulas बड़े बड़े हैं but very simple topic. Then you have a chapter which is more or less neglected. इस पे questions नहीं आते ज़्यादा. That is thermometry. Thermal expansion. Thermal expansion पे एक दो questions आ सकते हैं. Thermometry पे normally questions पूछे नहीं गए हैं आज तक ज़्यादा. And calorimetry. Calorimetry पे भी ज़्यादा questions नहीं पूछे गए हैं. Right. Then kinetic theory of gases. You have good amount of questions on this particular topic. बहुत सारे questions इस पे आते हैं. Then lastly you have thermodynamics. इस पे भी you have good amount of questions. तो I would say कि आपके 10 मॉड्यूल में से सबसे ज़्यादा important कोई मॉड्यूल होगा तो है मॉड्यूल नंबर 4. ये मॉड्यूल except for this particular topic you cannot afford to leave. Because if you have seen, मैंने मॉड्यूल्स में भी दिया है, पहला ही पेज होता है. If you see, there are good amount of questions asked last year also. तो बहुत सारे questions इस पे आ सकते हैं. Then इसका approach कैसा रहेगा? Today I'll start with first topic, that is elasticity. Normally elasticity पढ़ाते वक्त my approach is this कि जितना भी रिलेवेंट है. रिलेवेंट क्या क्या है? एक तो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, बेसिक्स, why materials are elastic, what is stress, different types of stress, what is strain, different types of strain, then ratio of stress upon strain. मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप, यंग्स, bulk and rigidity. Then what is the energy stored in a wire. यही important है. बाकी एक सैग का, एक पर्टिकुलर सैग का इक्वेशन आता है. इससे ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी एक थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन इस पे रिलेटेड आ जाता है. राइट. मतलब एक रॉड है, इसको हमने दो वॉल्स के बीच में फिक्स किया, वी आर हीटिंग इट अप. सो व्हेन वी हीट इट अप इट एक्सपैंड्स. सो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना. तो मैं थियरी में ज्यादा लूंगा नहीं यहाँ पे. अ वेरी क्विक थियरी. जो भी थियोरेटिकल पार्ट रह जाएगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप. ओके. सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, without wasting any of our time, I just want to know few things from your side. What do you mean by elasticity? What is elasticity? ये तो आप डे टू डे लाइफ में रोज का ही यूज करते हो आप इलास्टिसिटी. The property of a
external force, the property of a body by virtue of which the body regains its original shape and size या dimensions बोलोगे, original shape after the removal of external deforming force. Deforming ये word यहाँ पे important है क्योंकि otherwise you will be getting confused later on. Deforming एक होता है forming मतलब formation करना, एक होता है डिफॉर्म करना मतलब शेप को चेंज करना, मटेरियल को तोड़ना, सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा मटेरियल जिसके पास इलास्टिसिटी है, फॉर एग्जांपल आप रियल लाइफ में बहुत जगह पे यूज करते हो रबर बैंड से यूज इलास्टिक है ना. हम लोग जब जाते हैं कुछ लेने तो हमको रबर बैंड लेना था तो भी हम बोलते हैं इलास्टिक दे दो बिकॉज दैट इज साइंटिफिक वर्ड फॉर रबर बैंड्स, इलास्टिक. So such materials which have elasticity are called as elastic materials. Then there is something called as plasticity. What is plasticity? It does not regain. तो ऐसे material भी होते हैं which does not regain their shape and size after removal of deforming forces. For example, एक पेंसिल लो उसको तोड़ दो, अभी वापस जुड़ेगा नहीं. Once you break it, you break it. After the application of force, you cannot basically regain original dimensions. अब इलास्टिसिटी जो है इसका ओरिजिन क्या है वो देखना है हमको. तो नॉर्मली you have to go and see it at microscopic level, subatomic level बोल सकते हो. That in reality ये जो elasticity है it comes from, you know, any material will be made up of atoms or molecules. तो ये जो मैं circles draw कर रहा हूँ they are atoms or molecules. So if I am deforming it, for example मैंने एक force लगा दिया which is outward, तो क्या होगा, the body is being pushed outwards. तो मतलब क्या होगा, ये जो इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है इट विल चेंज, इट विल इंक्रीज. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज, इफ यू नो देयर आर वैंडर वॉल्स फोर्सेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको वैंडर वॉल्स फोर्स बोलते हैं या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स है. तो बिकॉज ऑफ दिस इंटर एटॉमिक फोर्स जब आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो दीज मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर and this force of attraction is called as restoring force, क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स है जो बॉडी का शेप को रिगेन करेगा. राइट, ओके. देन ये तो बेसिक हो गया. लेट्स go to the main topic and that is, I am sorry for this. Okay, so what do we need to know here is बहुत basic concepts है. We need to define at first what is stress. What is stress? How do you define stress? What is stress? So फिर stress should have dimensions of force by area. तो ऐसा है, if you look at this particular diagram over here, अब जो ये F force मैंने अप्लाई किया है, this F force is total force. मैं अगर इस मटेरियल का यूनिट एरिया लेता हूं, मान लो ये यूनिट एरिया है, तो टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया will tell me how much is the force per unit area. So that force, कौन सा force? Restoring force. Internal restoring force per unit area is called as stress.
पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स मेजर नहीं कर सकते. हम लोग मेटल के अंदर जाके फोर्स मेजर करेंगे क्या? कैन वी गो इनसाइड एंड पुट अ मीटर देयर? कितना फोर्स है बताओ. तो अंडर आइडियल कंडीशंस external applied force is equal to internal restoring force. जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होता है. तो इसलिए आप बोलते हो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज applied force per unit area, but in reality stress is internal restoring force per unit area. So stress is nothing but restoring force per unit area, which is equal to applied force per unit area, external applied force per unit area. So you can have dimensions of stress as force के dimensions upon area के dimensions m1 t minus 2. What is area dimensions? L2. ऊपर L1 है नीचे L2 है तो माइनस. एंड यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट पास्कल. Right? So it has same dimensions as that of pressure. अब stress में you can define you can categorize stress into 3 different types. सबसे पहले longitudinal और tensile stress. Longitudinal का मतलब होता है along the length. तो the force which changes length of the material, right, divided by its area is tensile stress. अब second shear, ठीक है, shear stress. पहले लेंथ चेंज हुआ, देन volume stress, or stress which will change the volume, right? Because the force, applied force changes volume in this case, right? So how do you define mathematically tensile stress? कैसे करोगे? नॉर्म, हाँ ठीक है, लेकिन सब फोर्स अपॉन एरिया ही है तीनों ही. All three are force upon area. Let's say this is a wire of length L and I have applied some force with the help of a weight mg, right? So tensile stress is force upon area. What is force in this case? mg, है ना. इस weight की वजह से length change होगा ना. The length of the wire will change because of this weight. So mg upon area. What is area of wire? Pi r square, where r is cross section radius of this wire, radius of the wire, और weight mg है force, तो mg upon pi r square. How do you define volume stress? What is volume stress? Applied force upon area. ठीक है, आगे क्या करोगे? Have you heard of pressure? What is pressure? Force upon area. Small change in pressure is small force upon area. What is force from here? Area into pressure. मैं चेंज इन प्रेशर क्यों लिख रहा हूँ बता देता हूँ मैं आपको. देखो वॉल्यूम स्ट्रेस, तो पहले तो मैं एक वॉल्यूम लूंगा, करेक्ट. अब ये कोई भी एक बॉक्स है, वो कहीं तो रखा होगा ना, या पानी में होगा या एयर में होगा. तो एयर में होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है, पानी में होगा तो वाटर प्रेशर ऑलरेडी है,
तो ऑलरेडी इनिशियल प्रेशर है, करेक्ट। अब मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूं और मैं सिर्फ फ्रंट का सेक्शन बता रहा हूं, दैट्स इट, फ्रंट फेस, करेक्ट। इस पे ऑलरेडी कुछ इनिशियल प्रेशर है। अब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं मतलब प्रेशर लगा रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम dv। पहले अगर वॉल्यूम v था तो ये दिस पार्ट इज v माइनस dv, चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट। इसलिए हम लोग लिखते हैं dp, क्योंकि इनिशियल प्रेशर था, फिर हमने और प्रेशर लगा दिया फ्रॉम ऑल साइड्स। इनिशियल प्रेशर क्यों था, बिकॉज ऑफ इट्स सराउंडिंग। एयर में होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, वाटर में होगा तो प्रेशर ड्यू टू वाटर, बट इट इज गिवन बाय rho g into depth, rho into g into depth, pressure exerted by any liquid on a solid inside it is rho into g into h, या depth d, right। तो ऑलरेडी प्रेशर था, हमने और प्रेशर लगा दिया, इसलिए हम लोग लिखते हैं चेंज इन प्रेशर। अगर आप इनिशियली इस बॉक्स को वैक्यूम में छोड़ के आए तो इनिशियल प्रेशर 0, राइट। तो इसलिए आप लिखते हो फोर्स इक्वल टू ए इंटू चेंज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपका आ जाएगा ए डीपी, क्योंकि फोर्स क्या है, ए डीपी अपॉन ए, कैंसल कैंसल, मतलब वॉल्यूम में स्ट्रेस इज जस्ट डीपी, चेंज इन प्रेशर, वेरी गुड, बट विथ अ नेगेटिव साइन। Why negative sign? Initial volume was greater than final volume. तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो dp, only dp। अगर if you want to forget about what is initial value, what is final value, good। What about shear stress? यहाँ पे आके कोई भी आंसर नहीं देता है यहाँ पे। For the time being, I'll write it down as force upon area. For the time being, हाँ वो tan थीटा नहीं है, नहीं है, it is force upon area. How can you say tan theta? Tan theta is just a number, isn't it? Tan theta is dimensionless quantity. You're talking about strain. Shear strain is tan theta. ठीक है, no issues. तो strain, how do you define strain? Change in dimensions of a body per unit original dimension. As you have defined stress, you have categorized stress into 3 types. You can categorize strain into 3 types, and of course strain is a dimensionless quantity क्योंकि length upon length, volume upon volume। तो इसमें कोई भी okay, I am sorry, very good, okay। So what we can do is again the same thing. We can categorize strain into 3 types. Yeah, tell me. First type, tensile strain. What is tensile strain? What is tensile strain? Delta L by L, change in length upon original length. What is volume strain? Delta V by V, change in volume per unit original volume with a negative sign. क्यों?
volume is decreasing, and shear strain, इसको क्या बोलते हो? आप बोलो ना. नाउ यू टेल मी. tan थीटा. अभी tan थीटा. गुड. जब बोलना है तब नहीं बोलते हो tan थीटा, या फिर सिर्फ थीटा. ऑफ कोर्स. तो डू यू रिमेम्बर हाउ दिस tan थीटा comes into picture? tan थीटा कैसे आता है पता है? नहीं पता है. What we do is we take a cube. हमारे पास एक क्यूब है और हम लोग इस पे पहले क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं फिर बताता हूं. हम लोग इस क्यूब पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं. व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल फोर्स बाय द वे? व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स? बताओ. वी अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स. हमने यहाँ पे ऊपर की सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई किया along the tangent. उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ. ऑफ कोर्स इन दिस वी से बेस इज फिक्स्ड. बेस को चिपका दिया और ऊपर से फोर्स लगा रहा है टेंजेंट. तो इन दिस केस क्या होगा? सिर्फ बॉटम लेयर छोड़ के, जो बॉटम का लेयर है जो सॉलिड सरफेस के साथ नीचे के सरफेस के कांटेक्ट में है, उसको छोड़ के सारे लेयर हो जाएंगे शिफ्ट. तो देयर इज अ शिफ्ट और this particular tangential force is responsible for change in shape. So as you can see, body का shape ही change हो गया. तो change in shape per unit original shape is called as shear strain. Shape change हो गया. पर shape change कैसे measure कर सकते हैं हम लोग? Can I measure change in shape directly? We cannot. कैसे बोलोगे? जैसे ठीक है, लेंथ 10 मीटर था पहले, फिर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 11 मीटर हो गया. फिर मैंने बोल दिया कि 1 मीटर इज चेंज इन लेंथ. पहले वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था और अभी 11 हो गया, तो आई कैन से चेंज इन वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. हाउ डू यू मेजर चेंज इन शेप? इट इज बाय दिस एंगल. राइट. गुड. तो यू नीड टू डिफाइन और रीडिफाइन स्ट्रेन. उसका एक नया डेफिनेशन बनाना पड़ेगा. कैसे करते हो? relative displacement of any layer. Ratio of relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer. देखो fixed layer कौन सा है? What I'll do is I'll just show you ये जो नीचे का लेयर है ये फिक्स्ड लेयर है. दिस इज फिक्स्ड लेयर. मैं अब एक काम करता हूँ, एक बॉटम एक टॉप लेयर लेता हूँ. तो टॉप लेयर अगर आप देखोगे तो ये ए पॉइंट था, तो ये ए डैश पॉइंट है. लेटर से ये बी पॉइंट ले लेता हूं मैं. तो बाय डेफिनेशन ऑफ shear strain is relative displacement of a layer of any layer. तो टॉप मोस्ट लेयर कितने से शिफ्ट हुआ? ए डैश. बराबर. मैं ये क्यों ले रहा हूं डिटेल में? इस पे क्वेश्चन देने वाला हूं मैं. तो यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड. टॉप मोस्ट लेयर कितना शिफ्ट हुआ? ए डैश. इसको बहुत जगह पे हम लोग डेल्टा एल भी बोल सकते हैं. तो डेल्टा एल अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. कितना डिस्टेंस है फिक्स्ड लेयर से? ए बी. इसको मैं एल भी बोल सकता हूं. मतलब shear strain is nothing but tensile strain in a way, right? Not really true, but formula तो सेम ही आना चाहिए. By the way, what is tan theta?
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग tan थीटा. दैट इज वाई shear strain इज इक्वल टू tan थीटा. करेक्ट. तो ये पता होना चाहिए आपको. अगर ये नहीं पता है तो यू मे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि उस पर क्वेश्चन मैंने लिए हैं और लूंगा भी आपके सेट में. राइट. तो 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, तो 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. बराबर ना. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 3 टाइप की है ना. हाँ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक ही टाइप का होता है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है. राइट. ओके. तो कौन से 3 टाइप का होता है. क्या करोगे. पहले आपने क्या किया, आपने बोला फोर्स लगाया, लेंथ चेंज हुआ, फोर्स अपॉन एरिया बोल दिया, टेंसाइल स्ट्रेस. फिर आपने बोला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन. अभी आप क्या कर रहे हो, फिर आप अब टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का रेशियो ले रहे हो. तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, कैपिटल वाई. तो अभी इजी है ना, फॉर्मूला तो मैंने बताया था. याद है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस आपने ही बताया, mg बाय स्क्वायर. वेरी गुड. दिस इज डेल्टा L by L. So mg capital L pi r square delta L. This is Young's modulus. Okay. So this is Young's modulus y. Young's modulus of elasticity. By the way, what this modulus tells you physically? What is physical significance of this modulus? डायमेंशंस की बात नहीं है. डायमेंशंस तो स्ट्रेस के ही होंगे, मतलब फोर्स प्रेशर के ही होंगे. क्यों. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो इसके डायमेंशंस भी पास्कल ही है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है ये बेसिकली. फोर्स अपॉन एरिया m1 l1 l-1 t-2 है. फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट डज इट टेल यू. मैंने अगर आपको 2 मटेरियल दिए, मैंने बोला पहले का यंग्स मॉड्यूलस 0.2 है, दूसरे का 0.5 है. What does it tell you physically? Elasticity कम है. So basically it measures the resistance offered by a body to change in its length. Right? So this is what you should understand. So Young's modulus is actually a measure of how much resistance a body offers to change in its length. Next is bulk modulus. किसी बुक में बीटा से डिनोट करते हैं, किसी बुक में के से डिनोट करते हैं. बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. व्हाट वाज वॉल्यूम स्ट्रेस, dp. व्हाट वाज वॉल्यूम स्ट्रेन, dv by v या डेल्टा v by v. अगर डेल्टा लिखोगे तो p को भी डेल्टा लिखना पड़ेगा, तो इट इज v dp by dv विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, वो हम देखेंगे बाद में. तो दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन. And what does it tell you physically? How much is the resistance offered by the body to change in its volume due to an applied force? Correct? Right? Then, next thing is modulus of rigidity, eta. And what is this eta? What is this eta? Can you tell me what is this eta? Tensile shear stress upon shear strain. Shear stress क्या था, just force upon area upon tan theta. अगर एंगल छोटा है तो tan theta is equal to theta है, तो F upon
a tan theta और f upon a theta, right? Correct? Okay. So this is what you can have. These are the formulas that you will need for solving numericals. Okay, then do you remember there is one more term related with volume, मतलब bulk modulus, 1 upon bulk modulus, क्या है वो? Compressibility. Not modulus of compressibility, it is just compressibility. तो compressibility is 1 by k, मतलब dv upon vdp. ये इंजीनियरिंग में भी आता है. And I wanted to know once, what do you understand by compressibility? No one could answer. So I also want to know now, what do you understand by compressibility? आएगा ना, theory question आ गया. What is the physical significance of compressibility? तो क्या लिखोगे फिर वहां पे? Option दे सकता हूँ option, but better you think about it. You think about it is a better thing than I tell you. So compressibility का मतलब यही होता है, how much is the change in volume if I change the pressure by 1 Pascal? What is the change in volume if the pressure is changed by unit value? You know? So this is what it means. It's a simple task, right? Easy. हाँ, तो नेगेटिव आएगा, हम देखेंगे ना आगे. We'll see that. हाँ, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस क्या है? चेंज इन प्रेशर. मुझे बताओ, मेरे पास अगर यहाँ पे एक बॉक्स है जो एटमॉस्फेयर में रखा है, इनिशियल प्रेशर कितना आ गया? Atmospheric pressure. What is the value of atmospheric pressure? 180 m. And that is how much Newton per meter square? 10 raised to 5. Good. You should know this. अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या जब तक मैं प्रेशर बढ़ाता नहीं हूं? मतलब फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन. हाँ, तो व्हाट शुड बी चेंज इन प्रेशर, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, यही तो प्रॉब्लम है. फिर. So when I was saying this is negative because final volume is less than initial volume, no one said anything. अरे वो चेंज प्रेशर है, ये पॉजिटिव आता है, राइट? क्यों फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल? नहीं तो वॉल्यूम कम क्यों होगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो कम होगा, इसलिए बोलता हूं ये याद होना चाहिए, राइट? ओके, तो dp is positive. We will see later on in question answer section. So is it clear it will be negative now? Right. तो इसलिए मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ. We'll talk about it when we solve numericals. तो compressibility हो गया, rigidity का मॉड्यूलस भी हो गया. Then do you remember stress strain graph? इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि इस पे अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस आ गए तो फिर यू शुड बी एबल टू सॉल्व. What is stress strain graph? Stress strain graph क्या था? ये पढ़ा है ना?
Yes or no? Have you studied this stress strain graph? मेरे पास एक इलास्टिक बैंड है, रबर है, राइट? मैंने उसको खींचा, छोड़ दिया. Will it regain its shape? Depending on the value of stress. ज्यादा फोर्स लगाया फिर छोड़ दिया, मे बी यस. और ज्यादा लगाया, छोड़ दिया, इट मे नॉट गो टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज अगेन. थोड़ा सा इलोंगेशन रह जाएगा उसमें, थोड़ा लेंथ परमानेंटली बढ़ गया. फिर मैंने और खींचा. देखो क्या होता है, कोई भी मटेरियल हो, रबर बैंड है, उसको स्ट्रेस किया और डायरेक्ट टूटता है क्या? नहीं, इट डजंट ब्रेक डायरेक्टली. सो देयर आर इंटरमीडिएट स्टेप्स. तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, दैट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो का क्या मतलब होता है, दैट यू आर अप्लाइंग फोर्स, राइट? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में चेंज होगा, राइट? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 मीटर से लेंथ चेंज हुआ, 3 न्यूटन लगाया तो 3 मीटर से चेंज हुआ, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 4 मीटर से चेंज हुआ. मतलब stress is proportional to strain, correct? But up to a certain point, and that certain point is called as elastic limit. सुना है क्या ये वर्ड, राइट? तो the stress applied on a body is proportional to the strain produced in it up to a limit which is called as elastic limit, and this law is called as Hooke's law of elasticity. I'll come to that also. Hooke's law क्या है, वो इससे पहले लेना चाहिए था, but I missed it I guess. तो अभी बता देता हूँ, doesn't matter really. Hooke's law और Poisson's ratio लेना चाहिए था, so we will take that also. ठीक है, right? तो in any case, so now you know, आपको पता है. तो there is a particular value of stress up to which the strain produced is directly proportional to stress. ये इलास्टिक लिमिट है. देन अगर मैंने फोर्स या स्ट्रेस को इससे ज्यादा कर दिया तो नाउ ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक बहुत दूर की बात है. अब क्या होगा, नाउ स्ट्रेस विल नो लॉन्गर बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. देखो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, मतलब y इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? अप टू ई क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो ई पॉइंट तक इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. गुड, वेरी गुड. इसके आगे क्या होगा, इसके आगे even if you give small stress there will be a lot of strain. छोटे अमाउंट से भी मैंने फोर्स चेंज कर दिया तो चेंज इन द लेंथ और वॉल्यूम और साइज विल बी मोर. मतलब द कर्व स्ट्रेट लाइन इट शुड बेंड टुवर्ड्स स्ट्रेन एक्सिस, है ना? मैंने स्ट्रेस बहुत कम अमाउंट से चेंज किया है बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन. समझ में आया कि नहीं? मैं समझाता हूँ वापस. ई पॉइंट तक क्या हो रहा है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. वेरी गुड. इसका मतलब अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 मीटर लेंथ चेंज हुआ, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 मीटर चेंज हुआ, राइट? मान लो ऐसा 10 न्यूटन तक होता रहा.
और 10 न्यूटन मतलब इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इलास्टिक लिमिट आ गई, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर मैं फोर्स 1 न्यूटन से बढ़ाता हूं, 10 न्यूटन की जगह पे 11 न्यूटन करता हूं, तो नाउ द चेंज इन लेंथ इज नॉट 1 मीटर, इट इज मोर देन 1 मीटर। मतलब स्ट्रेस की वैल्यू मैंने थोड़ी ही बढ़ाई थी, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू देखो, स्ट्रेस की वैल्यू मैंने सिर्फ यहां से यहां तक किया, स्मॉल अमाउंट, बट स्ट्रेन हैज इंक्रीज्ड बाय मोर अमाउंट, तो द कर्व विल बेंड टुवर्ड्स स्ट्रेन एक्सिस। वेरी गुड, क्लियर यहां तक? गुड। अब मैंने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, द बॉडी विल कम बैक टू अ न्यू साइज नाउ। अगर 10 मीटर ओरिजिनल लेंथ था तो अभी 11 मीटर ओरिजिनल लेंथ होगी, राइट? अब वापस से मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, फिर 2 न्यूटन लगाया, रिलीज कर दिया, फिर 3 न्यूटन लगाया, रिलीज कर दिया, तो हर बार द बॉडी इज कमिंग बैक टू इट्स न्यू लेंथ, करेक्ट? तो अभी परमानेंटली 10 का 11 मीटर हो गया, फिर आप फोर्स लगा रहे हो, रिलीज कर रहे हो, फोर्स स्ट्रेस लगा रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो बॉडी इज रिगेनिंग एवरी टाइम इट्स न्यू लेंथ। तो इसका मतलब हमारे पास एक न्यू इलास्टिक लिमिट है, ए डैश, करेक्ट? द बॉडी इज स्टिल इलास्टिक, अभी तक ब्रेकिंग की बात ही नहीं हो रही है, बॉडी इज स्टिल इलास्टिक, बट नाउ द थिंग इज यू हैव अ न्यू इलास्टिक लिमिट। तो इस न्यू इलास्टिक लिमिट को मैं बता देता हूं, आई मीन इट इज स्टिल पैरेलल टू, sorry, not parallel, but it is like this, okay, clear? और ये डिस्टेंस अगर O है, ये O पॉइंट है, ये S पॉइंट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। बॉडी विल नॉट गो बैक to its original shape under any condition, but the body is still elastic, तो ये ऐसा आता है बेसिकली a little curve। गुड, क्लियर? न्यू इलास्टिक लिमिट तक का कॉन्सेप्ट पक्का? गुड। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाने की भी कोशिश की, बढ़ाया नहीं बढ़ाया छोड़ दो, बट जस्ट ट्राई किया, तो द थिंग इज द सॉलिड, क्योंकि वायर तो सॉलिड है, इट विल फ्लो लाइक अ फ्लूइड, मतलब विदाउट एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देयर विल बी चेंज इन द स्ट्रेन। हमने वैल्यू बढ़ाई नहीं है, इसकी स्ट्रेस की नहीं, सिर्फ ट्राई किया था, एंड द मटेरियल स्टार्टेड flowing like a fluid, right? करेक्ट? मतलब नो चेंज इन स्ट्रेस बट देर इज स्ट्रेन, ठीक है? तो देखो एग्जैक्टली पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट है, हमने वेट जो है बढ़ाया नहीं वायर पे, लेकिन फिर भी लेंथ बढ़ते जा रहा है अपने आप। क्लियर यहां तक? ये कब तक होगा? ये एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हो यील्ड पॉइंट, तब तक होगा। क्लियर? राइट? इस पॉइंट के आगे if you increase stress the strain will again increase, but not linearly, there's no linearity here। कब तक? एक पॉइंट आएगा नेक पॉइंट तक, नेक पॉइंट पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं मटेरियल में, मतलब ये वार्निंग है। अब
do not try to increase more length, do not try to put more weight on the wire, so the wire will start having cracks, right? फिर भी आपने नहीं सुना तो there will be a breaking point, the wire will break, and the value of stress at which the wire breaks is called as breaking stress, correct? तो ऐसा नहीं है इलास्टिक रबर लिया उसको खींचा और डायरेक्टली टूट गया, अरे ये सारा होता है पहले प्रोसेस, राइट? ग्राफिकल क्वेश्चंस आए तो यू शुड नो व्हाट इज यील्ड पॉइंट, व्हाट इज नेक पॉइंट, व्हाट इज बी पॉइंट, व्हाट इज ई डैश, व्हाट इज ई। क्योंकि अगर पूछ लिया आपको अप टू पॉइंट ई व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, खत्म, राइट? So you should know this. Okay, then now this is nothing but Hooke's law. अभी Hooke's law I will not go into Hooke's law now. We'll see कहाँ पे आया था, मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ यही है, ठीक है। तो stress is proportional to strain, that is Hooke's law. I'll just mention it quickly and then we will see what is Poisson's ratio. तो Hooke's law रह गया था मेरा, तो I am putting it over here. Hooke's law कुछ भी नहीं है ये, it just tells you stress is directly proportional to strain within elastic limit, within elastic limit, within elastic limit, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर सकते इसको, right? So stress is equal to some constant into strain. This constant m is called as Hooke's constant, so this is stress upon strain, मतलब वापस से डायमेंशंस आपके वही है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Then you had something called as Poisson's ratio. इस पे भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं and you should know what is Poisson's ratio. Right. So do you know what is Poisson's ratio? What is Poisson's ratio? नहीं. Have you heard of something called as lateral strain? Longitudinal तो आपने बता दिया, delta L by L. नहीं. तो ऐसा है जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहे थे, हमने बोला हमारे पास वायर है, इसका लेंथ है L, राइट? फिर हमने उस पर लगा दिया वेट, तो डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ एंड दिस लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L, करेक्ट है ना? बट वी फॉरगॉट वन थिंग, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। हमने क्या एक्स्ट्रा मटेरियल डाला क्या वायर में? नहीं, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो थिकनेस कम होगा, इसका मतलब the wire will be laterally compressed and longitudinally stretched. इसका मतलब ये था कि along with the change in length there is change in the diameter also. So this red lines is the new shape of the wire which is laterally compressed. तो Poisson's ratio आपको क्या बताता है? Poisson's ratio tells you that within elastic limit, ये भी within elastic limit ही होता है, within elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain, is directly proportional to longitudinal strain. Strain, huh? It has nothing to do with stress.
मतलब lateral strain is equal to some constant, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, some constant into longitudinal strain. How do you define strain, by the way? So Poisson's ratio is the ratio of course, lateral strain to that of longitudinal strain. Okay, मतलब tensile strain basically. What is the general definition of strain? Change in, very good. तो lateral मैंने क्या बताया? Change in diameter per unit, original diameter upon change in length per unit original length. अभी diameter change होना मतलब radius change होना, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा r by r अपॉन डेल्टा l by l, ऐसा भी लिख सकते हो. This is Poisson's ratio, right? Correct? Excellent. One last topic. Basically, there is one more thing that you should know, and that is there are two more things that should be included before we solve numericals. Relationship between Young's modulus y, coefficient of linear expansion alpha. Coefficient of linear expansion. What is coefficient of linear expansion? बताओ. बताओ. What is coefficient of linear expansion? So we want to see relationship between Young's modulus y, coefficient of linear expansion, and thermal stress. Why you are sitting like you are just an audience? म्यूट स्पेक्टेटर बोलते हैं इसको. Yes, tell me. देखो ऐसा है, मैंने आपको आज की क्लास चालू करने से पहले ही बताया था कि what we can have is, हम ये दो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट लेते हैं. These are two fixed rigid supports. उसमें मैंने एक रॉड को जिसका लेंथ L था फिक्स कर दिया. ओके, तो मैंने फिक्स कर दिया इसको. देन अब व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं. क्या होगा? What will happen if I supply heat? नहीं, एक्सपैंड होगा. दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन. मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, बट यू आर राइट, इट विल एक्सपैंड. देखो बात ऐसी है कि हम एक रॉड को हीट करें, फोर्स का क्या क्वेश्चन आया वहां पे? मैं हीट कर रहा हूँ. फोर्स कहां से आया? फोर्स यहां से आया कि आपने रिजिड सपोर्ट के बीच में लगाया हुआ है. तो जैसे हीट करोगे रॉड एक्सपैंड होगा मतलब वो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. दिस फोर्स per unit area, हाँ right, this force per unit area is what? Thermal stress. Why? क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से आया था? एक्सपांशन किसकी वजह से आया? थर्मल. तो थर्मल स्ट्रेस हीट, सिंपल चीज है. वेरी गुड.
तो हमको फॉर्मूला बनाना है, अब हमको देखना है कि यंग्स मॉड्यूलस y में, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा में एंड थर्मल स्ट्रेस में क्या रिलेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ये हम लोग बाद में देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू नाउ लिटिल बिट क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड। ऐसा है, न्यू लेंथ हीट करने के बाद एक्सपांड हुआ, न्यू लेंथ L इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L0 1 plus alpha into delta theta, where delta theta is change in temperature here. ये जो अल्फा आता है ना, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये मैं लिख सकता हूं क्या, L इक्वल टू L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा थीटा, मतलब L माइनस L0 इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा थीटा, लिख सकते हैं, राइट। व्हाट इज न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, change in length, very good. Delta L equal to alpha L0 delta theta. What is delta L by L0? Delta L by L0, longitudinal strain, टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन। एक्सीलेंट, राइट, करेक्ट। अब ये तो मिल गया आपको। बाय डेफिनेशन व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस y? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कहां से आ रहा है, वो थर्मल की वजह से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन कितना है, अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब थर्मल स्ट्रेस क्या आया आपका, थर्मल स्ट्रेस क्या आया, यंग्स मॉड्यूलस y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, करेक्ट, इजंट इट, राइट है कि रॉन्ग है? अरे 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 इजी है, करेक्ट है, सब सिर्फ पता होना चाहिए। न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लेंथ बड़ा है तो L माइनस L0 इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा थीटा। तो L माइनस L0 is delta change in length upon L0, that is alpha delta theta, but change in length upon original length is tensile strain. By definition, Young's modulus is tensile stress upon tensile strain. तो Young's modulus is thermal stress, क्योंकि टेंसाइल यहाँ पे थर्मल की वजह से आ रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा थीटा हो गया। अगर थर्मल फोर्स पूछा होगा तो थर्मल फोर्स, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, हाँ वेरी गुड। तो थर्मल फोर्स अपॉन एरिया इज थर्मल स्ट्रेस y अल्फा डेल्टा थीटा। बिकॉज आई एम लेजी, मैं यहाँ का a उठा के यहाँ पे लिखने वाला हूं, ये आ गया थर्मल फोर्स, करेक्ट। लास्ट बट वन, इसमें मैं आई एम नॉट गोइंग टू go into detail of the formula. There's something called as sag, and I don't know if you have heard this or not. Sag produced in a beam, उसको सिर्फ फॉर्मूला ही देखेंगे हम लोग। sag in a beam, sag in a beam due of course due to a weight. By the way, sag क्या है वो बताता हूं, लेकिन मुझे पहले पता करना है what is beam। देखो घर तो सबके पास है, all of you live in वो पक्का house, this is my assumption, right?
घर में कॉलम होता है, कॉलम, व्हाट इज कॉलम? वेरी गुड। ये होता है ऐसा, कॉलम बनाते हो, इसमें बहुत पक्का मटेरियल डाला जाता है, खड़ी, रेती, सीमेंट, एवरीथिंग मिक्सचर। और एक हॉरिजॉन्टल भी ऐसा कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं बीम, राइट? मॉडर्न डे हाउसिंग में इफ यू वांट टू बिल्ड वॉल्स, तो ऐसा कंटिन्यूस वॉल नहीं बनता, ज्यादा हाइट होगा तो थोड़े हाइट तक वॉल बना लेंगे, फिर इसके ऊपर का स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बीम बोलते हैं उसको, बीम डालते हैं, फिर उसके ऊपर वापस से वॉल बनाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं बीम। तो कॉलम और बीम समझ में आना चाहिए। कॉलम तो कॉलम है, रो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज अ बीम। हमको देखना है सैग इन अ बीम, मतलब क्वेश्चन से ही क्लियर होना चाहिए। हमारे पास तो पहले एक बीम है, ये बीम है मान लो। अब व्हाट वी आर डूइंग इस बीम पे, सेंटर पे मैंने एक वेट लगा दिया, और वो वेट इतना हेवी है कि वो बीम को बेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। Where L is the length of this beam and this is D, breadth. तो इतना ज्यादा वेट है कि इट कैन एक्चुअली बेंड द बीम। तो ये बीम कितना बेंड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सैग, एंड दैट इज गिवन बाय डेल्टा। So delta is sag. How much weight you have applied into length cube upon, I'm just taking formula from here, 4 times of breadth into depth cube into Young's modulus. क्योंकि दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, भूलना नहीं, इसका ब्रेड्थ होगा, इसका डेप्थ होगा। तो इफ यू वांट आई कैन कंप्लीट दिस डायग्राम फॉर यू। यहाँ देयर इज ब्रेड्थ आल्सो, दिस बीम विल हैव ब्रेड्थ। ऐसा, so this is B, breadth. So the bending, amount of bending produced in a beam due to a weight W, that is sag, that is delta, that is WL cube upon 4 BD cube into Y. Without any proof. We are not going to do any proof for this. Clear? Right? Last thing. Last in the theory. That is energy stored in the wire, which is called as elastic energy. What is elastic energy? बताओ। What is elastic energy? So, what is this energy that we are talking about? Is I'll tell you directly. ऐसा है, सपोज हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, मान लो रिजिड सपोर्ट है, इस पे मैंने एक वायर को हैंग कर दिया, इस वायर को मैंने एक एंड पे एक मास लगाया है, वेट लगाया मतलब,
तो वो वेट लगाने की वजह से क्या हुआ कि वायर में एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ और वायर का न्यू लेंथ आ गया. दिस इज न्यू लेंथ ऑफ वायर, राइट. तो वेट इज स्टिल देयर, वेट इज स्टिल देयर. ये फाइनल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं. सो दिस इज फाइनल सिनेरियो, राइट. तो व्हाट डू वी सी इज दिस कि पहले लेंथ L था एंड फाइनली लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L. मैंने जानबूझ के थोड़ा ज्यादा सा एक्सटेंशन दिखाया है, राइट. इन रियलिटी इतना एक्सटेंशन नहीं होता है, बट जस्ट टू शो यू. तो what do we know from the formula of Young's modulus? Y is equal to, क्या था फॉर्मूला? m g. ठीक है, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मतलब फोर्स इन दिस केस इज y a डेल्टा L by L. करेक्ट? क्लियर? बट ऐसा है कि जब वायर यहां तक आया होगा अप टू दिस पॉइंट, लेट अस से, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना, मैंने वेट लगाया इमीडिएटली एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ. इट इज अ स्लो प्रोसेस. अगर टोटल एक्सटेंशन 1 मीटर का है तो पहले 1 सेंटीमीटर बढ़ा होगा, है ना, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा. तो एट सम इंटरमीडिएट स्टेप the extension produces x. At that extension x, the force that is acting is small f. क्यों? क्योंकि force is proportional to extension produce, है ना. तो intermediate step में small force f is acting, that is given by y a x by l, right. अब मुझे एक्सटेंशन को और बढ़ाना है विथ एन अमाउंट dx. Work has to be done, and work done is nothing but force into displacement. Small amount of work done to increase the length by a small value dx is dw equal to f dx. बराबर? Clear? So this is equal to y a x dx by l. What is the total amount of work done for full extension? 0 से लेके टोटल चेंज इन लेंथ तक. हर बार पहले मैं यहां से यहां लाया dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx. मतलब हर बार मैं लेंथ को छोटे छोटे अमाउंट से बढ़ाते गया. हाँ, मैं बढ़ाते गया मतलब वेट बढ़ाते गया. मैं नहीं, मैंने सिर्फ वेट लगा दिया था, वेट अपना काम कर रहा है. dx 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 dx. हर बार वर्क डन हुआ होगा वायर के ऊपर, राइट. तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? 0 टू दिस, राइट. ओके. तो इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा L dw is y a x dx अपॉन L. बराबर ना, क्योंकि dw क्या है? वेरी गुड. y कांस्टेंट, यस. a कांस्टेंट, यस. लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, यस. 0 टू x dx. What is integration of x square? What is integration of x? X. What is integration of x? X square by 2, 0 to डेल्टा L. मतलब ये क्या आएगा? y a डेल्टा L square by 2 times of L. करेक्ट? राइट? करेक्ट है ना? यस और नो? सब तो मैंने करके दिया, सिर्फ यस और नो. सही है या नहीं है? इट इज करेक्ट. डू यू नो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, वेरी गुड,
ये जो वर्क डन हुआ वायर पे, ये एनर्जी है, कहाँ गया? कहाँ गया? Stored in the form of potential energy in the wire, which is called as elastic energy, right? So this work done is stored in the wire in the form of potential energy, Y A delta L square upon 2 times of L. Correct? Right? Good. Now, इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं. As you want, you can write it down. वो 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो इसको. What I can do is, I can say this is half अलग y a डेल्टा l अलग अपॉन l, और डेल्टा l स्क्वायर था तो एक डेल्टा l यहाँ पे, करेक्ट? y a डेल्टा l बाई l अभी मैंने इरेज कर दिया मैंने वो, लेकिन y a डेल्टा l बाई l याद है कि यंग्स मॉडल हमने लिखा था f अपॉन a डेल्टा l बाई l, ऐसा लिखा था मैंने, राइट? तो y a डेल्टा l बाई l ये क्या है? फोर्स. जब एक रस्सी के ऊपर एक वेट लगाते हो, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? लोड. तो ये था लोड, और उस लोड की वजह से एक्सटेंशन, तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. इजी हो गया याद रखना, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. लोड इज फोर्स, फोर्स यंग मॉडल से आ जाएगा. करेक्ट. देन दिस एनर्जी is also called as strain energy, by the way, right? अगर मुझे देखना है what is the energy stored per unit volume, मतलब ऐसा है, the idea is simple. पहले वायर का लेंथ इतना था, अब इतना हो गया, तो ये जो लेंथ बढ़ गया, मतलब L प्लस डेल्टा L हो गया. इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है टोटल U, पूरी वायर में है ना वो एनर्जी, करेक्ट? मुझे देखना है कि वायर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ. तो मैं क्या करूंगा, व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करेंगे, पूरी एनर्जी को कंप्लीट वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे. दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ y a delta L square upon L. What is volume of wire? A area of cross section into length. सिलेंडर है ना वायर, ए गया, बराबर, गुड. तो ए तो गया. देन सही लिखा है ना? सही लिखा है ना? ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं. इफ यू वांट वी कैन राइट इट इन अ सिंपलर फॉर्म. स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ लोड मतलब फोर्स इनटू एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, अपॉन वॉल्यूम कितना है? ए टाइम्स ऑफ ए. व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? एंड डेल्टा एल बाय एल. हाँ, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, राइट? और भी फॉर्म है इसके, कैसे? व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस क्या आ गया फिर? y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ, स्ट्रेस इज y इनटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे,
तो strain square, right? Similarly, I can also write strain as stress upon y. Strain as stress upon y. तो U by V एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, और स्ट्रेन को लिखूंगा मैं स्ट्रेस बाय वाई, तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। करेक्ट? क्लियर? इजी था। दैट इज द एंड ऑफ इलास्टिसिटी। इतना ही है इलास्टिसिटी में। तो फॉर्मूला याद रख पाओगे? श्योर? इफ यू कांट डू इट, go through this lecture again, and the way of practicing it is पूरा लेक्चर नोट्स की बात कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर नहीं, नोट्स की बात कर रहा हूँ। हाफ एन आवर में देख के होना चाहिए, और अगले हाफ एन आवर में बुक बंद करके यू हैव टू राइट डाउन वॉट एवर यू रिमेम्बर। शुरुआत कैसे होती है? पूरा का पूरा जितना मैंने अभी लिया है 1 आवर में, अराउंड रफली 1 आवर 10 मिनट्स, अराउंड माइनस द ब्रेक्स, आई मीन सब काट के 10 मिनट का खेल है। कैसे? मैंने फोर्स लगाया है, तो फोर्स की वजह से देयर विल बी चेंज इन द शेप, साइज और समथिंग। सबसे पहले मैंने फोर्स लगा दिया एक वायर पे, करेक्ट? टोटल फोर्स है वायर पे F, टोटल एरिया है A, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइन कर देंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस 3 टाइप से डिफाइन करेंगे। एक होगा अगर फोर्स ने लेंथ चेंज किया तो टेंसाइल, फोर्स ने अगर वॉल्यूम चेंज किया तो वॉल्यूम, और फोर्स ने शेप चेंज किया तो शियर। अगर मुझे लेंथ चेंज करना है तो मैं वायर पे वेट लगाऊंगा, mg लगाऊंगा, अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं प्रेशर के थ्रू चेंज करूंगा। मैं चेंज करूंगा मतलब मैंने पानी के अंदर डाल दिया ऑब्जेक्ट को, हाँ, तो फिर पानी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज चेंज इन प्रेशर dP। देन shear stress is just force upon area, but tangential force upon area, क्योंकि हम लोग tangent के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे थे टू चेंज द शेप। देन जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया उसने या तो लेंथ चेंज किया है, या वॉल्यूम चेंज किया है, या फिर शेप चेंज किया है, तो हमने एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज टेंसाइल स्ट्रेन, डायमेंशनलेस। वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डायमेंशनलेस। चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, राइट? तो ये आ गया आपका shear strain, that is tan theta। delta L by L tensile, right? Delta V by V volume with a negative sign because volume is decreasing, tan theta is this। फिर अभी मैंने टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन कर दिया, जो भी मिला उसको बोल दिया यंग्स मॉड्यूलस, दैट इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बट एफ इज एम जी, तो एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, बन गया यंग्स मॉड्यूलस। वैसे ही आप बल्क बनाओगे, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करके, वैसे ही आप शेयर बनाओगे, एफ अपॉन ए थीटा आता है, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हो उसको आप, यू कॉल इट एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट? मतलब वी आर ऑलरेडी हियर। देन हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज हुक्स लॉ। पॉइसन्स रेशियो, अगर वायर का लेंथ बढ़ रहा है तो थिकनेस कम हो रहा है, तो लैटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain within elastic limit। तो Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to longitudinal strain delta R by R upon delta L by L। फिर हमने देखा how does a wire behave under increasing load, मतलब stress strain graph। Then we saw कि अगर हम को लेंथ बढ़ाना है बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग वेट mg, हमने रॉड को हीट कर दिया, और वो रॉड दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिट किया हुआ था, राइट? तो हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन बोल रहा हूँ, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है
सुपरफिशियल मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ता है, एक होता है वॉल्यूम एक्सपांशन, अल्फा बीटा गामा, वो देखेंगे बाद में हम लोग. फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Delta L by L tensile strain is alpha delta theta, where alpha is coefficient of linear expansion and delta theta is change in temperature. तो डेल्टा थीटा, ये थीटा एंगल नहीं है, ये टेम्परेचर है. थीटा क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वायर्स की बात हो रही है तो टेंशन के लिए टी यूज करना पड़ता है, इसलिए थीटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे. राइट, करेक्ट, गुड. तो you have proved that thermal stress is y alpha delta theta and thermal force is y alpha delta theta a. सैग देख लिया, WL क्यू अपन 4BD क्यूब into y. Then elastic energy is the energy stored in the wire because of its expansion, that is half load into extension. और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दैट्स इट. या फिर y स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2 या फिर स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y. इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है मतलब न्यूमेरिकल से. अब आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमको करना है सॉल्व, अभी करना है. If the volume of wire remains constant when subjected to tensile stress, volume remains constant, ये important word है, right? The value of Poisson's ratio of the material of wire is, देखो क्या है, the thing is, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लो हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है with radius r, length of the wire is L, volume of this wire is how much? Pi r square L. ठीक है, correct. I will just take for the sake of convenience कैपिटल L, क्योंकि डेल्टा L मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं स्मॉल l यूज कर लेता हूँ बहुत जगह पे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डेल्टा L is extension, it is also denoted by small l somewhere. तो right, if the volume remains constant, देखेंगे हम कांस्टेंट का, बट इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना है तो डेल्टा v, we are taking derivative on both sides with respect to nothing. Have you heard of complete derivatives and partial derivatives? Normally क्या बोलते हो, taking derivative with respect to distance, with respect to time. मैं बोल रहा हूँ just taking derivatives. तो डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा पाई आर स्क्वायर एल. अभी क्या है कि पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाता है डेरिवेटिव के बाहर, बराबर. तो डेल्टा आर स्क्वायर एल, करेक्ट, क्लियर. डू यू रिमेंबर u into v form of derivatives? पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, डेल्टा आर स्क्वायर 2r डेल्टा आर, राइट. एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx by dx 1 है ना. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x 2x, राइट, करेक्ट. हाँ, तो ये एक्चुअली ऐसा होता है, dx इक्वल टू 2x dx. हाँ, तो फिर dr स्क्वायर क्या आएगा, 2r dr, और वही लिखा मैंने 2r डेल्टा, समझा. तो वही है, इट्स नथिंग नथिंग डिफरेंट. मैथमेटिक्स छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर देते हो. तो एनीवेज, अभी हो गया, वी कैन नॉट क्राई. क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट. इफ v is constant, what is the derivative of a constant number? 0.
तो डेल्टा भी 0 है तो हम 0 डाल देंगे यहाँ पे, दैट इज पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल 2r डेल्टा आर। तो ये 0 है तो पाई को भी शिफ्ट करके 0 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर डेल्टा एल इक्वल टू -2LR डेल्टा आर। एक आर कैंसिल हो गया। हमको क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या था, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ऐसा था ना। तो ये आर ये डेल्टा एल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको डिवाइड कर देते हैं, 2L डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल आर। फिर ये -2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर ये डेल्टा आर बाय आर को ऊपर ले जाता हूँ और एक कैपिटल एल को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। व्हाट इज डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल, पॉइजन्स रेशियो, बराबर। तो ये आ गया क्या, पॉइजन्स रेशियो -12 मतलब 0.5। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर एल, ये अगर आपको पता होता देन यू हैव टेकन डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में u इंटू वी का फॉर्म पता होना चाहिए था। देन बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज 0, वो 0 है पता होता तो सॉल्व कर लेते। फिर पाई को शिफ्ट करके 0 कर दिया, फिर क्या है, ऐसे डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल के फॉर्म में लाया। तो अगर आपको पॉइजन्स रेशियो एग्जैक्टली दिमाग में होता कि मुझे करना क्या है, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल लाना है, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव इसलिए लिया हमने, राइट। 0.5 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Within elastic limit, which of the following graph completely represents the variation in the length of the wire with the external load? अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या देखा, अभी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ पे, है ना। थ्योरी काम में आता है, ये थ्योरी काम में आया यहाँ पे। Figure shows the stress strain curve for a given material. The Young's modulus of the material is, what is Young's modulus? Stress upon, बोलो बोलो, stress upon strain, very good, है ना। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आपको बोला है इस ग्राफ से आपको फाइंड करना है यंग्स मॉड्यूलस। हाउ डू यू फाइंड आउट यंग्स मॉड्यूलस फ्रॉम दिस ग्राफ, कैसे फाइंड करोगे? मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं, एरिया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा। आपने 1D मोशन में सीखा था, क्या सीखा था, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लिखा था, क्योंकि वो v इंटू टी होता है, मतलब वो देता है डिस्टेंस आपको, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस। पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या कर, मतलब स्लो, एग्जैक्टली, यू आर टॉकिंग ऑन पॉइंट नाउ। क्यों? क्योंकि v बाई टी इज a, v इज इक्वल टू at, y इक्वल टू mx। तो यहां पे भी तो y इक्वल टू mx ही है ना। मुझे बताओ y एक्सिस पे क्या है, क्या है y एक्सिस पे, स्ट्रेस। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, बराबर। y इक्वल टू mx है क्या, यस। मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप के लिए क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट्स जिसकी वैल्यू पता हो। सबसे सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है, एक पॉइंट तो मैं यहीं पे ले लेता हूं, क्यों, जीरो, मेरा कैलकुलेशन का काम कम होगा। दूसरा पॉइंट कहां पे लूंगा, यहां पे ले लूंगा, ये अच्छे से दिख रहा है मुझे, ए पॉइंट
और O पॉइंट मान लो, तो मैं बोलूंगा यहां से दैट यंग्स मॉड्यूलस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालना है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। मतलब 2 पॉइंट ले लो, ए पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू, क्योंकि y2 माइनस y1 है ना, तो स्ट्रेस 2 माइनस स्ट्रेस 1 मतलब at point A and stress at point O upon x2 minus x1 strain at A minus strain at O. What is the value of stress at A? गलत, 300 into ये A, हाँ 10⁶. strain 4 into 10⁻⁻3. तो व्हाट इज 3/4? 0.75. ये 2 0, ये 6 0, 8 और ऊपर जाएगा 10 पावर 11, मतलब 7.5 into 10 पावर 10. ऑप्शन डी करेक्ट। So this is how you can solve such questions. Oh, very good question. If the ratio of diameters, length and Young's modulus of steel and brass wire shown in the figure are P, Q and R respectively, then the corresponding ratio of increase in their length will be. It will be the last question if you can solve this yourself now. If you are not able to solve this, then I'll take more questions. So what I want you to do is, today you have to go and revise theory first. Once you remember theory, this is a joke question. If you observe formulas very correctly, okay, बहुत अच्छे से देखोगे तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इन द नेक्स्ट सेशन, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस नोट्स। टुमारो सेम टाइम